सीएम पुष्कर सिंह धामी का अहम बयान, जोशीमठ को बचाना और लोगों के जानमाल की सुरक्षा को बताया पहली प्राथमिकता। उत्तराखंड में महिलाओं के आरक्षण विधेयक को राज्यपाल ने दी मंजूरी। राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% क्षेत्रीय आरक्षण मिलने का रास्ता हुआ है साफ। जोशीमठ के बाद अब मसूरी के लंढौर में भी भू धसाव का मामला आया है निकलकर सामने। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर लगाया देखी का आरोप। रानीखेत में सोमनाथ मंदिर में अग्निवीरों की ट्रेनिंग शुरू। ट्रेनिंग में 796 अग्निवीर हो रहे हैं शामिल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। औकान न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। जोशीमठ की बात की जाए तो प्रदेश सरकार राहत कार्य लगातार जोशीमठ को लेकर चलाती नजर आ रही है और प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ में चल रहे राहत कार्यों के संबंध में जानकारी देते हुए कहा है कि जोशीमठ को बचाना और लोगों के जानमाल की सुरक्षा करना प्रदेश सरकार की पहली प्राथमिकता में से एक है। सीएम धामी ने सभी लोगों से अनुरोध किया है कि वो इस समय मिलजुल कर जोशीमठ को बचाने के लिए आगे आए और जोशीमठ में चल रहे राहत कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपना अपना जो योगदान है वो देते हुए भी नजर आए। सरकार के साथ जितने सामाजिक और राजनीतिक संगठन है सभी को एक टीम वर्क के रूप में काम करना चाहिए। और मीडिया से बात करते हुए सीएम धामी ने ये कहा है कि अब तक 81 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। और सीएम धामी ने ये बताया कि जोशीमठ में एक नया भूधसाव जोन बना है और उसकी जद में 678 परिवार आ रहे हैं। इसको लेकर जल्दी सुरक्षित जगहों पर इनको शिफ्ट किया जाएगा और सरकार प्रभावित परिवारों के लिए लघु व दीर्घकालीन योजना पर तेजी से कार्य कर रही। इसी के साथ पीपल कोटी गोचर संस्थाओं पर भी जहां भी सुरक्षा के इंतजाम करने हैं उसको लेकर भी लगातार कोशिश की जा रही है और प्रभावितों को बचाने की योजना पर काम शुरू कर दिया गया। आपको ये जानकारी दी कि सीएम धामी ने ये बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी भी लगातार जोशीमठ भू धसाव की समीक्षा कर रहे हैं और सरकार को निर्देश देते हुए नजर आ रहा है। ये आपको जोशीमठ की दरअसल खबर बता रहे हैं जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का एक बयान आया है और प्रदेश सरकार की तरफ से राहत कार्य लगातार जारी है। लोगों की सुरक्षा की पहली प्राथमिकता सीएम धामी बताते हुए नजर आए हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जितने भी लोग जोशीमठ की जद में आते हुए नजर आ रहे हैं सरकार की पहली प्राथमिकता में से एक है कि उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाना, वहां पर उनकी मेडिकल और भोजन और रहन सहन की सुविधाएं उपलब्ध करवाना और सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी जोशीमठ को लेकर लगातार कोशिश कर रही है कि लोगों को एक जगह से सुरक्षित जगह पहुंचाया जाए और खुद पीएम नरेंद्र मोदी इसको लेकर मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, हमने सभी लोगों से अनुरोध किया है कि ये समय सबको मिलजुल कर जोशीमठ को बचाने का समय है। सब लोग एक टीम के रूप में काम करें, सभी लोग मिलकर, सरकार है, सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, हमारी सबकी पहली प्राथमिकता है कि जोशीमठ शहर बसना चाहिए और लोगों की जानमाल की सुरक्षा होनी चाहिए। जहां सभी लोगों से मैंने मिलकर भी वैसे भी अनुरोध किया है और लोग लगे भी हैं, सब लोग अब इस काम पर लग गए हैं। देखिए, हमने आगे बात करेंगे। प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ भू धसाव में राहत कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री राहत कोष में अपना 1 माह का वेतन देने की घोषणा की है और आपको ये जानकारी दें कि भू धसाव की चपेट में आए जोशीमठ में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आज से शुरू की जाएगी। शासन के आदेशों के बावजूद मंगलवार को भी भवनों का ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू नहीं हो पाई थी और जिला प्रशासन की टीम लगाकर इस भवन को तोड़ने के लिए वहां पर पहुंची है। आपको बताएं जोशीमठ के अंदर मंगलवार को होटल माउंट व्यू और मलारी इन को ध्वस्त किया जाना था, लेकिन होटल स्वामियों का साफ तौर पर कहना है कि आर्थिक मूल्यांकन नहीं किया गया है और इस पूरे मामले को लेकर सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रंजीत सिन्हा ने कहा है कि ऊंचे भवनों को तोड़ने के लिए क्रेन की आवश्यकता है जो नहीं ले पाए, इसी की वजह से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं की जा रही है।
आपको जानकारी दी, सीएम धामी ने यह घोषणा की है कि जोशीमठ आपदा पीड़ितों के लिए 1 माह का वेतन देते हुए वो नजर आएंगे और ये काफी सुखद पहल है। दरअसल जोशीमठ एक ऐसी आपदा बनती हुई नजर आ रही है जिसको लेकर अब पूरा उत्तराखंड और पूरा देश जो है काफी ज्यादा चिंतित होता हुआ नजर आ रहा है। लोगों के घरों के अंदर एक बड़े पैमाने पर दरारें पड़ती हुई नजर आ रही हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जो रोड है उसमें भी कहीं ना कहीं जो क्रैक है वो आता हुआ नजर आ रहा है। उसी को लेकर सीएम धामी ने 1 माह का वेतन देने की घोषणा की और साथ ही साथ जो विधायक है वो भी आगे चलकर अपना 1 माह का वेतन जो है वो राहत कोष में दे सकते हैं और उसको लेकर तमाम लोग जो हैं जोशीमठ आपदा में पीड़ितों को राहत देने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, तमाम सरकारें और तमाम देशवासी जो है वो कार्य कर रहे हैं और देशवासी दुआएं मांगते हुए नजर आ रहे हैं कि जल्द से जल्द ये जो जोशीमठ के ऊपर आपदा आई है इसे राहत में बदला जाए। उधर बात करेंगे उत्तराखंड के अंदर महिलाओं के आरक्षण विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है और राज्य भवन की मंजूरी के साथ ही राज्य महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% क्षेत्रीय आरक्षण मिलने का रास्ता अब साफ हो चुका है। आपको इस बात की भी जानकारी दें कि प्रदेश सरकार ने 30 नवंबर 2002 को विधानसभा में महिला आरक्षण बिल को सर्वसम्मति से पास कराकर राज्य भवन को मंजूरी के लिए भेज दिया था और इस पर राज्यपाल ने अपनी मोहर भी लगाई। जानकारी के अनुसार राज्य भवन के अंदर राज्य सरकार से पारित कई विधेयकों को मंजूरी मिल गई थी, लेकिन महिला आरक्षण बिल जो है वो विचाराधीन था। राज्य भवन से विधेयक को मंजूरी देने से पहले इसका न्याय और विधि विशेषज्ञों से परीक्षण कराया गया है और इसकी वजह से विधेयक को मंजूरी मिलने में एक लंबा समय लगा। महिला आरक्षण विधेयक को राज्यपाल ने मंजूरी मिलने के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए ये कहा कि महिला आरक्षण बिल को आसानी से अमली जामा धामी सरकार ने पहनाया है। हालांकि नित्यानंद स्वामी सरकार में महिलाओं के आरक्षण मिल गया था, लेकिन वैधानिक रूप से अब तक इसको लागू नहीं किया गया था। ये देहरादून और पूरे उत्तराखंड के लिए एक सुखद खबर है। दरअसल महिला आरक्षण बिल जो है उसको अब मंजूरी मिल चुकी है। राज्यपाल ने इसको लेकर मुहर भी लगा दी है और संसदीय कार्य मंत्री ने इसकी घोषणा कर दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि धामी सरकार का एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है, जहां पर महिलाओं को लेकर आरक्षण की बात काफी लंबे वक्त से उठती हुई नजर आ रही थी और अब धामी सरकार में जाकर इस पे मोहर लगती हुई नजर आ रही। महिलाओं के उत्थान को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उत्तराखंड सरकार, भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार, तमाम जो संगठन है ये महिलाओं के उत्थान को लेकर लगातार कार्य करते रहते हैं और इसी कड़ी में आज ये फैसला भी लिया गया है कि जो महिलाओं का आरक्षण है वो उन तक मुहैया करवाना चाहिए और इसी पूरी बात को लेकर संसदीय कार्य मंत्री ने भी घोषणा की है। आरक्षण को लेकर, धर्मांतरण को लेकर हमारी विधानसभा से ये विधेयक पारित हो गया था और सरकार की बहुत स्पष्ट मंशा थी कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ महिलाओं का उत्तराखंड आंदोलन की यदि मैं बात करूं तो महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान इस आंदोलन में रहा है। और मैं तो पिछली बार भी कहा था, मैं फिर कहना चाह रहा हूं कि ये बात तो ठीक है कि मैंने तो चूँकि सदन में भी बोला था कि ये तो कह सकते हैं कि महिला आरक्षण पहले मिल गया था नित्यानंद स्वामी जी की सरकार में, उसके बाद भी, लेकिन उसको वैधानिक अमली जामा नहीं पहनाया गया था। देखिए आप आगे बात करेंगे पहाड़ों की रानी कही जाने वाली मसूरी पिछले कई सालों से लगातार धंसती हुई नजर आ रही है, लेकिन स्थानीय प्रशासन और सरकार की ओर से इस दिशा में कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मसूरी का लंढोर बाजार जो है वो कोहिनूर बिल्डिंग लगातार विगत कई वर्षों से धंस रही है और यहाँ की सड़क की कई बार रोड की मरम्मत की जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी रोड हर साल नीचे की तरफ धंसता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आसपास के मकानों का खतरा पैदा हो रहा है और जोशीमठ की घटना के बाद यहाँ के लोग दहशत के साए में रहने को लगातार मजबूर हो रहे हैं। और स्थानीय व्यवसायी व व्यापारी संघ के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने यह कहा है कि मसूरी का जो पुराना बाजार है, जब
मसूरी बसी थी तब से यहाँ पर ये मकान बने हुए, लेकिन प्रशासन और पालिका की तरफ से इन पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है। और स्थानीय निवासियों का साफ तौर पर यह भी कहना है कि इस संबंध में अधिकारियों को भी अवगत कराया जा चुका है, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन की तरफ से कोई भी काम नहीं किया जा रहा। वहीं इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए पालिका अनुज गुप्ता ने यह बताया है कि लाठौर बाजार का जैन मंदिर क्षेत्रीय लगातार धंसता जा रहा है, जो काफी गंभीर समस्या बनी हुई है। उन्होंने आगे ये भी बताया कि इसी को लेकर पालिका इंजीनियर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, जो मौके पर जाकर निरीक्षण कर रिपोर्ट देगी और रिपोर्ट के अनुसार ही धंसाव वाले इलाके का ट्रीटमेंट किया जाना, जिससे किसी भी तरह की कोई भी हानि ना हो और लोगों को कोई भी नुकसान ना पहुंच पाए। ऐसा है सर कि लंडौर जो है वो इस मसूरी का दिल है, ये अंग्रेज़ों का बसाया हुआ है और आज ये लंडौर बाज़ार अपनी दुर्दशा पर रो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इतना हमारे लंडौर में सबसे ज़्यादा नेता हैं, सब कुछ है, अधिकारी भी बहुत आते हैं, लेकिन आज की जो स्थिति है यहाँ पर बिल्डिंगों का बुरा हाल है, ये रोड धंस रही है और सबसे बड़ा जो यहाँ पर मुश्किल होती है बरसातों में होती है। यहाँ पर पूरे एरिया में पानी जमा हो जाता है और वो पानी निकासी नहीं हो पाता नाली में। मसूरी का जो लंडौर बाज़ार है वो सबसे पुराना बाज़ार है और स्वाभाविक तौर पर जब मसूरी में लोग आए और भवन बने तो लंडौर बाज़ार में सबसे पहले बने। हो सकता है कि लंडौर बाज़ार जब सबसे पुराना बाज़ार होने के कारण उस समय जो भवन निर्माण का जो जिस प्रकार से प्रारूप रहा हो, भवन की गुणवत्ता उतना अच्छी ना हो, जिसके कारण आज भवन भी धंस रहे हैं। और एक निशिमा होटल के आसपास का जैन मंदिर का हिस्सा जो है और ये जो चौक तक हिस्सा जाता है, ये पूरा का पूरा साउथ रोड की तरफ धंस रहा है। ये बहुत ही गंभीर मामला है कि जो कुछ वहाँ पे बिल्डिंग्स हैं वो बहुत गिरासू भी उसमें कुछ घोषित हैं और कुछ एरिया उसका लगातार धंसता जा रहा है। और हमने एक जॉइंट कमेटी इसमें अभी हमारे जो इंजीनियर है उनकी अध्यक्षता में बनाई है और जल्दी निरीक्षण करके वो हमें रिपोर्ट देंगे। नगर पालिका पूरी तरह से मुस्तैद है, किसी भी तरह की जनहानि नहीं होने दी जाएगी और कोशिश कर रहे हैं कि वो किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट हो सके, क्योंकि वहाँ पे पेयजल लाइन के लिए रोड खुदनी भी प्रस्तावित है। तो अभी पेयजल निगम को भी हम बुला के और किस तरह से उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, शासन और प्रशासन को भी इसमें अवगत करा रहे हैं कि ये एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दा है और इसको जल्द से जल्द जो भी इसमें ट्रीटमेंट इसका किस तरीके से हो सकता है, इसमें आगे कार्रवाई करें। देखिए आगे बढ़ेंगे, जिला अल्मोड़ा की बात करेंगे। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट में एनएमएमएस के माध्यम से उपस्थित का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है और इस पूरे मामले को लेकर विरोध जो है वो दर्ज करवाते हुए लोग नजर आए। ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष रवि दत्त खंतवाल सहित विकास खंड ग्राम प्रधान ने एसडीएम के माध्यम से केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री भारत सरकार को ज्ञापन भेजा है। और आपको जानकारी दें कि 1 जनवरी से उत्तराखंड राज्य के अंदर मनरेगा के अंतर्गत एनएमएमएस के माध्यम से उपस्थिति अनिवार्य हो गई है। इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों का साफ तौर पर यह कहना है कि पहाड़ों में भौगोलिक परिस्थितियों को नजरअंदाज किया जा सकता है और अधिकांश गांवों को मोबाइल नेटवर्क की समस्या बनी रहती है, जिसके चलते मोबाइल से मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया जाना संभव नहीं हो पाता और इसी वजह से गांव वालों के सामने बेरोजगारी का एक बड़ा संकट जो है वो खड़ा हो सकता है और उपस्थिति दर्ज न होने की वजह से ग्रामीण अपनी मजदूरी से वंचित रह जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि एमआईएस साइट को दिनों दिन जटिल बनाया जा रहा है और ग्राम प्रधान के साथ ही संबंधित कर्मचारियों को बिना प्रशिक्षण प्रदान किए ही सिस्टम को लागू किया जा रहा। इसके अलावा प्रधानों ने मनरेगा के तहत ग्राम पंचायतों से 20 कार्यों की बाध्यता का विरोध भी किया है और प्रधानों ने केंद्रीय वित्त से ग्राम पंचायतों को मिलने वाली 15 वित्त की धनराशि आज तक न मिलने पर भी नाराजगी व्यक्त की है, जिसकी वजह से ग्राम पंचायतों में विकास कार्य पूर्णतः ठप पड़ा हुआ है। और सल्ट प्रधान संगठन अध्यक्ष रवि दत्त ने ये कहा कि अगर सरकार ने जल्द से जल्द हमारी मांगों पर पुनर्विचार नहीं किया तो उत्तराखंड के प्रत्येक विकास खंडों में ग्राम प्रधान धरना प्रदर्शन करेंगे और मनरेगा कार्य का बहिष्कार करेंगे।
उधर खबर अब गदरपुर से आ रही है, जहां पर गदरपुर के खंड विकास अधिकारी कार्यालय में वित्त मांग को लेकर ग्राम प्रधानों ने धरना दिया है। और इसी मौके पर मनोज देवरानी ग्राम प्रधान ने कहा है कि वित्त में कटौती के चलते गांव के विकास कार्य रुके हुए हैं और प्रदेश संघ के आह्वान के बाद लोग जो है वो खंड विकास अधिकारी कार्यालय गदरपुर में धरना प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो मजबूरन होकर हमें एक बड़े स्तर पर आंदोलन करना पड़ेगा। और इस मौके पर बरीराई ग्राम सभा के ग्राम प्रधान प्रतिनिधित्व मनोज सैनी ने ये कहा कि मनरेगा के मजदूरों की ऑनलाइन टैगिंग की जा रही है, जो कि पूरी तरह से गलत है। नेटवर्क और अन्य समस्याओं के चलते उपस्थिति ऑनलाइन नहीं हो पाती है और मजबूरन हमें मनरेगा के कार्य रोकने पड़ रहे हैं। और हमारी ये मांग है कि इस तरह से गैर जरूरी बाध्यताओं को समाप्त किया जाए और 15 में वित्त के तहत ग्राम प्रधानों को पैसा दिया जाए, जिससे कि गांव के विकास कार्यों को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जा सके। जागरूक होने का और प्रदेश की जनता को भी पता चलेगा कि प्रधान संघ और प्रधान लोग जनता के लिए तो कार्य के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार से। क्योंकि हमारे प्रदेश संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भास्कर जी के आह्वान पे हम कल भी बैठे थे और आज भी बैठे हैं और उनका 2 दिन का सांकेतिक धरने का आदेश था। उसके बाद हो सकता है कि हम देहरादून पे सरकार के खिलाफ धरने में बैठेंगे। विषय हमारे एक तो मनरेगा को लेकर है। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर सिग्नल प्रॉब्लम होती है और मनरेगा के कार्य होते हैं तो हाजिरी सिस्टम नहीं हो पाता है। मतलब इनका जियो टैगिंग वाला सिस्टम है, जियो टैगिंग से ही और हाजिरी उसकी लगनी है ऑनलाइन हाजिरी में क्या है, नेटवर्क नहीं आ पा रहा है। हमारा सरकार की जो गलत नीतियां उसके लेकर धरना है। बीते मार्च से लेकर अब तक कोई जो 15 वित्त की धनराशि आनी थी वो भी नहीं आई है। राज्य वित्त की जो धनराशि आनी थी उसमें माननीय हमारे जो प्रधानगण हैं उन्होंने पूर्व में कोई किसी ने नाली बनाई या कुछ भी कराया, उनकी पेमेंटें नहीं हो पाई हैं। असल में गांव की जनता में और सरकार पैसा आता नहीं है और सरकार पेपर के माध्यम से जनता को भ्रमित करने का काम करती है कि हमने पंचायतों में धन की वर्षा कर दी। आगे बात हरिद्वार की करेंगे। हरिद्वार के अंदर अवैध पार्किंग का कारोबार धड़ल्ले से लगातार जारी है और अवैध पार्किंग चलाने वालों लोगों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। उन्होंने 4 दिन पहले उनके ऊपर 4 दिन पहले भी कार्रवाई की गई और अवैध पार्किंग के बाद लगाया गया बोर्ड भी उखाड़कर फेंक दिया। नगर निगम के इस पूरे मामले को लेकर आरोपियों के खिलाफ थाने के अंदर केस दर्ज करवाया गया है। और जानकारी के मुताबिक कनखल के सत्ती घाट पर पिछले कई सालों से अवैध पार्किंग चल रही थी, लेकिन कुछ ही समय पहले नगर निगम के अधिकारियों ने पहुंचकर पार्किंग को बंद करवा दिया था। लेकिन नगर निगम की कार्रवाई के बावजूद भी सत्ती घाट पर 80 विसर्जन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं से पार्किंग के पैसे वसूले जा रहे हैं। और इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय निवासियों ने जिला प्रशासन से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। तस्वीरें आप देखिए, प्रशासन के दावों की यहां पर पोल खुलती हुई नजर आई है। दरअसल हरिद्वार के अंदर अवैध पार्किंग को लेकर एक बड़ा प्रयास किया जा रहा था। ये जो अवैध पार्किंग है इसको खाली करवाया जाए, जिसके बाद नगर निगम के प्रशासन के अधिकारी वहां पर पहुंचते हुए नजर आए और अवैध पार्किंग को वहां से खाली करवाया गया। उसके बावजूद भी जो प्रशासन के बड़े दावे थे, जो प्रशासन की कार्रवाई थी, उसकी हवा निकलती हुई नजर आई। सत्ती घाट का ये पूरा मामला है जहां पर एक बार फिर से एक बड़े पैमाने पर अवैध पार्किंग होती नजर आ रही है और लोग जो हैं वहां पर अपनी बाइक और कारें खड़ी करते नजर आ रहे हैं। और कुछ लोगों द्वारा शिकायत की गई थी कि कनखल में कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध पार्किंग कराई जा रही है, तो उसी को तहत हम लोगों ने हमारे एक टीम का गठन किया गया जिसमें नगर निगम और तहसील की टीम द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किया और उसमें जांच की गई कि ज़मीन किसकी है। तो जो टीम की जो रिपोर्ट आई है उसमें वो ज़मीन जो है नगर निगम की प्रदर्शित हुई है, तो उसी के तहत हम लोगों ने उस पार्किंग को हटा के वहाँ पर एक बोर्ड लगाया था, नो पार्किंग बोर्ड। तो कुछ अज्ञात व्यक्ति द्वारा उस बोर्ड को हटा दिया गया था, जिसके संबंध में हमारे द्वारा हमारे जो हमारा निर्माण विभाग है उसके द्वारा कनखल थाने में एफआईआर दर्ज करा। उधर बात करेंगे कुमाऊं की। कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर रानीखेत में सेना के ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर में अग्निवीरों की ट्रेनिंग शुरू हो गई है और इस ट्रेनिंग में 796 अग्निवीर शामिल होंगे। आपको जानकारी दें कि कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर के ऐतिहासिक सोमनाथ मैदान में 1 जनवरी से पहले बैच का प्रशिक्षण चल रहा है और अग्निवीरों को भी पहले की
रिक्रूट कर भर्ती प्रशिक्षण दिया जा रहा, लेकिन प्रशिक्षण की अवधि 9 से घटाकर 6 महीने कर दी गई है। और केआरसी के कमांडेंट ब्रिगेडियर IS सामियाल ने प्रशिक्षण का जायजा लिया। इस ट्रेनिंग में अग्निवीरों को कुशल तकनीक प्रशिक्षण, खेल, हथियार संचालन का अभ्यास कराया जा रहा है। और केआरसी कमांडेंट ने अग्निवीरों के प्रशिक्षण के बारे में जानकारी देते हुए ये बताया है कि अग्निवीरों को ड्रिल और फिजिकल की ट्रेनिंग भी दी जा रही और ट्रेनिंग को लेकर युवकों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। ध्यान अपने अभी आप सोमनाथ शर्मा ग्राउंड में खड़े हैं, जहां पर आप देख रहे हैं कि हमारा जो अग्निवीर का पहला बैच है, जिसमें 796 अग्निवीर आए हैं, उनकी ट्रेनिंग चल रही है। इस ग्राउंड में अभी आप देख रहे हैं कि ड्रिल की ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग की ट्रेनिंग और इसके अलावा बेनर ट्रेनिंग पे आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया गया है। सर हमें यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है सर, हमें यहाँ पूरा फैमिली सा फील हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंस्ट्रक्टर स्टाफ बहुत अच्छे हैं, वो हमें पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं और हमें सारी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जैसे नहाने और पीने के लिए गर्म पानी, खाने के लिए गर्म खाना और अच्छे बैरक की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। ग्राउंड भारत के प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम पर स्थापित किया गया है। यह एक इंटीग्रेटेड फिजिकल ट्रेनिंग, ड्रिल और स्पोर्ट्स। उधर बात ऐतिहासिक पहचान की करेंगे। ऐतिहासिक पहचान अल्मोड़ा शहर की सांस्कृतिक पहचान पटाल बाजार से देखने को मिलती है। और आपको ये बताएं कि करीब 1 दशक पहले इस बाजार में पटाले पर्यटकों के लिए आकर्षण केंद्र हुआ करती थी, लेकिन कुछ साल पहले पटालों हटाकर इस बाजार में कोटा स्टोन अब बिछा दिया गया है। और लेकिन प्रदेश के सीएम धामी ने जिला अल्मोड़ा की इस बाजार की सांस्कृतिक विरासत को बचाने की पहल की है। अब बाजार में इसको लेकर एक ऐतिहासिक रूप से वापस लाने की कवायद जिला प्रशासन ने तेज कर दी है और 39 करोड़ के कार्य योजना की DPR शासन को भेजी गई है। अगर शासन स्तर पर अल्मोड़ा के पटाल बाजार पर बजट की स्वीकृति मिल जाती है तो इस पटाल बाजार को एक नई पहचान मिलेगी और इसका फायदा पर्यटन व्यवसाय को मिलने वाला है। और इस पूरे मामले को लेकर पालिका अध्यक्ष ने सरकार की इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि अल्मोड़ा का ये पटाल बाजार इस शहर से की विरासत है और पटाल बाजार बनने से शहर को फिर से एक ऐतिहासिक धरोहर मिलेगी। देखिए, जब अल्मोड़ा का नाम आता है तो पटाल उसके साथ स्वयं ही आ जाते हैं और फिर से अल्मोड़ा में पटाल लगाई जाने की बात चल रही है। शासन इस शहर को नैसर्गिक रूप देने में के लिए उसकी इच्छा है कि यहाँ इसे प्राकृतिक स्वरूप बनाया जाए, इसका हेरिटेज बनाया जाए। तो उसी क्रम में यहाँ की बाजार का जो एक प्रस्ताव बना करके शासन के विचाराधीन है। आगे बात उत्तराखंड व्हीलचेयर क्रिकेट टीम ने राष्ट्रीय व्हीलचेयर क्रिकेट कलिंगा ट्रॉफी 2023 पर अपना कब्जा किया है और टीम के वापस लौटने पर त्रिवेणी घाट पर एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि पूर्व राज्य मंत्री भगत राम कोठारी, समाज सेवी डॉक्टर राजेश सिंह नेगी और पूर्व प्रधानाचार्य DPS रावत और निर्जा देव भूमि चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष निर्जा गोयल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया है। और इससे कार्यक्रम में क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ियों को सम्मानित कर उनकी हौसला अफजाई की गई। कार्यक्रम का आयोजन निर्जा देव भूमि चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से किया गया और इस मौके पर राष्ट्रीय व्हील चेयर क्रिकेट कलिंगा ट्रॉफी 2023 जीतने वाली उत्तराखंड व्हील चेयर क्रिकेट टीम को भी सम्मानित किया गया है। चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से व्हीलचेयर क्रिकेट टीम का सम्मान रखा गया था, जो उड़ीसा में फर्स्ट पे पोजीशन पे आई है और हमारे उत्तराखंड के लिए ट्रॉफी लेकर आई है। उनका सम्मान समारोह था और इस सम्मान समारोह में हमारे मुख्य पूर्व भगत राम कोठारी जी और हमारे विशिष्ट अतिथि हमारे आदरणीय डॉक्टर राजन नेगी जी, आदरणीय रावत जी और DPS रावत जी और समाज के सभी वरिष्ठ लोग इसमें मौजूद थे। और ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का क्षण था कि जब आज हमें दिव्यांग होके मैं और दिव्यांग प्लेयरों को सम्मानित कर रही हूँ। ये उड़ीसा में 2, 3, 4 नेशनल लेवल का टूर्नामेंट था जिसमें उड़ीसा ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। तो इसमें हमारी 4 स्टेट की टीम थी, उड़ीसा, केरला और उत्तराखंड और दिल्ली। तो लीग मैच में भी हमारा दिल्ली के साथ मैच हुआ जिसमें
हमारे तीनों मैच, 2 मैच जीत के और एक सेमीफाइनल में हमने दिल्ली को बाहर किया। उसके बाद फाइनल भी दिल्ली आई, क्योंकि पॉइंट सिस्टम के हिसाब से दिल्ली उनसे आगे थी, तो फाइनल में हमारे साथ फिर से दोबारा आए और उसमें भी हमने दिल्ली को 14.3 ओवर में जो 150 का हमने टारगेट दिया था। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें ओकार न्यूज के साथ।